हेलो। आज का टॉपिक है मौद्रिक नीति, अर्थ और पैरामीटर्स। मॉनेटरी पॉलिसी मीनिंग एंड पैरामीटर्स के बारे में अपन बात करेंगे। मौद्रिक नीति का अर्थ क्या है? मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति के प्रचाल, पैरामीटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको मैं बताऊंगा। इसका सवाल एग्जाम में कई बार सवाल आता है एग्जाम में, और आपको इस पे ये ढंग से पढ़ना है। ये सवाल कई बार कंपटीशन में भी इसका सवाल पूछा जाता है, तो उसमें कंपटीशन के हिसाब से भी और इसके क्लास के हिसाब से भी, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी इसका सवाल अति महत्वपूर्ण है और इसका सवाल एग्जाम में आता ही आता है। तो उसको आपको ढंग से पढ़ना है। आपको मौद्रिक नीति का अर्थ, एक संकीर्ण भाव के अंदर अपन बात करते हैं तो मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति का अर्थ अपन बात करते हैं संकीर्ण भाव के अंतर्गत किसी देश की मौद्रिक उपाय एवं नियंत्रण या निर्णय जो मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखते हो। ब्याज दरों को, सार्वत्रिक व्ययों को, मुद्रा एवं साख के प्रयोगों को प्रभावित करते हैं, जबकि एक विस्तृत रूप में अपन कह सकते हैं कि यह मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है जो उन सब मौद्रिक और गैर मौद्रिक उपायों और निर्णयों से व्यवहार करती हैं जिनके मौद्रिक भाव होते हैं, इनका मुद्रा से सीधा संबंध होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। तो कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है। ये कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए मौद्रिक नीति का अर्थ ये उपाय जो आर्थिक व्यवस्था के दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं या मुद्रा की पूर्ति, लागत, उपलब्धता पर इसके प्रभाव द्वारा विशेष उद्देश्यों का समूह है। इन प्रयोजनों से मौद्रिक प्राधिकरण, मौद्रिक प्रपत्रों जैसे ब्याज दर, खुले बाजार की क्रियाएं, प्रचलनों, सुरक्षित अनुपात, ये अपन कह सकते हैं रक्षित अनुपात में परिवर्तन और गुणात्मक साख नियंत्रणों के जानबूझ के और सचेत प्रबंध को सम्मिलित किया जाता है। मौद्रिक नीति की अवधारणा को निम्नलिखित रूपों में या भागों से अपन परिभाषित कर सकते हैं। जैसे आर पी केंट ने कहा है, संचलित मुद्रा की मात्रा के विस्तार और संकुचन का प्रबंध पूर्ण रोजगार जैसे विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के स्पष्ट प्रयोजन से करना होता है। प्रोफेसर पॉल एंजिंग कहते हैं, अपने अधीन समाज की मौद्रिक व्यवस्था के प्रति राजनीतिक प्राधिकरण का रवैया है। सामान्य रूप से अपन ये बात कह सकते हैं कि सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक उपकरण के रूप में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकों को प्रयुक्त करने की नीति है, वह मौद्रिक नीति है। ये किसने बोला? हैरी जी जॉनसन ने। मौद्रिक नीति के प्रचाल अपन ये कह सकते हैं कि पैरामीटर क्या रहेंगे। तो पहला इसका जो पैरामीटर है मुद्रा की पूर्ति, पहला पॉइंट है। दूसरा है मुद्रा की लागत या ब्याज दर अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा की उपलब्धता, मतलब मुद्रा कितनी जल्दी अपन को आसानी से उपलब्ध हो सकती है, वो इसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है मुद्रा की पूर्ति। यह मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी की गई मुद्रा और बैंकों में पड़े मांग जमा खातों से संबंधित है। मुद्रा की न्याय संगत पूर्ति की व्यवस्था के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि नोट जारी करने के लोचपूर्ण ढंग अपनाएं, जैसे न्यूनतम सुरक्षित कोष विधि, वित्तीय संस्थाओं का विस्तार और सामान्य लोगों को बैंकों में अधिक कोष जमा करने के लिए उत्साहित करना होता है। नेक्स्ट है मुद्रा की लागत और ब्याज दर। मुद्रा नीति का एक अन्य प्रचलन मुद्रा की लागत या ब्याज दर है। अल्पविकसित देशों को ऐसी मुद्रा नीति अपनानी चाहिए जिससे कृषि और औद्योगिक क्षेत्र का संवर्धन हो सके। निस्संदेह जमाखोरों और सट्टा
सट्टाबाजों द्वारा इसी विधि का दुरुपयोग किया गया है, परंतु ब्याज दर की इस पक्षपाती नीति का अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे लघु उद्योगों में समर्थन किया गया है। और दूसरी ओर अनुत्पादन अनुत्पादन जैसे जहां पर कोई उत्पादन नहीं होता, क्षेत्रों को उच्च ब्याज दर लेनी चाहिए। कुल मांग को कम करने के लिए ब्याज का दर बढ़ाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की उपलब्धता कम होगी। मंदी के दौरान ब्याज दर कम कर देनी चाहिए ताकि मुद्रा की उपलब्धता आसानी से हो सके। जहाँ मंदी है तो ब्याज दर कम होगी, तो लोग ज़्यादा पैसे लेंगे, उद्योग धंधे खोलेंगे, जिससे क्या होगा, अधिक से अधिक उद्योग धंधे पनपेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी और तेजी का माहौल बनने का सपना पूरा होगा, तेजी का माहौल बनेगा। मुद्रा की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की उपलब्धता साख नियंत्रण के संदर्भ में होती है। इसके लिए दो विधि अपनी जाती हैं। अपन ये कह सकते हैं मात्रात्मक साख नियंत्रण और गुणवत्तात्मक साख नियंत्रण। इसके अंदर ये मौद्रिक नीति के उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उदार रूप में मौद्रिक नीति के उपकरण या तकनीकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पॉइंट है मात्रात्मक या सामान्य विधि, दूसरा है गुणात्मक या चयनात्मक विधि। तो पहला अपन बात करेंगे मात्रात्मक या सामान्य विधि। क्वांटिटेटिव या जनरल मेथड। बैंक दर, पहला पॉइंट कौन सा है, बैंक दर। बैंक दर उस दर से संबंधित है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है तथा विशेष प्रकार की हुंडियों को बटा तैयार करता है। अतः बैंक दर को परिवर्तित करके साख एवं अधिक मुद्रा पूर्ति को प्रभावित किया जा सकता है। अन्य शब्दों में बैंक दर में वृद्धि ब्याज दर को बढ़ा देती है और बैंक दर में गिरावट ब्याज दर को कम कर देती है। स्फीति के दौरान मौद्रिक प्राधिकरण स्फीति को दबाने के लिए बैंक दर बढ़ा देते हैं। उच्च बैंक तथा उच्च बैंक दर व्यापारिक बैंकों को साख विस्तार को रोकती है। दूसरा है खुले बाजार कार्य है। खुले बाजार के जो कार्य है, हमारा भाव ये रहता है कि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आसानी से हो सके। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यापारिक बैंकों की साख रचना की क्षमता बैंक के नकद आरक्षणों द्वारा आधारित होती है। इस प्रकार मौद्रिक प्राधिकरण व्यापारिक बैंकों द्वारा साख रचना के आधार को प्रभावित करके साख को नियंत्रण करता है। यदि देश में साख को कम करना है तो केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना प्रारंभ कर देता है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि लोगों के पास में जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात। व्यापारिक बैंकों को एक प्रदत्त प्रतिशत नकद आरक्षित रूप में केंद्रीय बैंक में रखना पड़ता है। उस नकद अनुपात के बदले में व्यापारिक बैंकों को अपनी साख सुविधा को घटाना या बढ़ाने की आज्ञा देता है। यदि केंद्रीय बैंक साख को संकुचित करना चाहता है तो यह नकद आरक्षित अनुपात को बढ़ा देते हैं। इनके परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंकों के पास में जमा राशि कम हो जाती है और उनकी साख की शक्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट है द्रव्य में परिवर्तन, चेंज इन लिक्विडिटी। इस विधि के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का एक भाग नकद के रूप में रखना पड़ता है। जब केंद्रीय बैंक साख को संकुचित करना चाहते हैं तो वह द्रव्यमान के अनुपात को बढ़ा देता है। इसके विपरीत स्थिति को प्रतिकूल भी हो सकती है। ये थे अपने क्वांटिटेटिव के, ठीक है ना। नेक्स्ट है गुणात्मक या चयनात्मक साख के अंदर इसमें ये कौन कौन सी विधि है। पहला है सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इस विधि के अंतर्गत केंद्रीय बैंक कोष को नियंत्रित और मुक्त करने के लिए सीमांत आवश्यकताओं को परिवर्तित करता है। जब केंद्रीय बैंक अनुभव करता है कि व्यापारियों द्वारा कुछ वस्तुओं की जमाखोरी के कारण कीमत बढ़ जाती है या बढ़ रही है, तब केंद्रीय बैंक सीमांत आवश्यकता को
बढ़ाने की विधि द्वारा स्वीकृत साख को नियंत्रित करता है। सीमांत आवश्यकता संपदा के बाजार मूल्य और इसके अधिकतम ऋण मूल्य के बीच अंतर होता है। जैसे अपन बात करते हैं कि एक ऋण लेने वाला व्यक्ति 1000 रुपए की वस्तुएं किसी बैंक के पास में गिरवी रखकर 800 रुपए की राशि ऋण के रूप में प्राप्त करता है, तो सीमांत आवश्यकता 200 रुपए या 20% मानी जाती है। यदि यह सीमांत बढ़ा दिया जाए तो ऋण प्राप्तकर्ता को एक प्रतिशत राशि का ऋण प्राप्त करने के लिए अधिक मूल्य की वस्तु गिरवी रखनी पड़ती है, जिससे उसकी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी और स्फीति घटेगी। नेक्स्ट है उपभोक्ता साख का नियमन। स्फीति के दौरान इस विधि का अनुकरण उपभोक्ता के अधिक व्यय को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उपभोग व्यय को न्यूनतम बनाने के लिए प्राय किराया क्रय या किस्तों की विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत मंदी के दौरान अधिक साख सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि उपभोक्ता अधिक व्यय द्वारा अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकल सके। इसके अंदर ये कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई, सीधी कार्रवाई अपन बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। सीधी कार्रवाई को तब अपनाया जाता है जब कुछ व्यापारिक बैंक साख को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक से सहयोग नहीं करते हैं। ये तब होता है जब केंद्रीय बैंक इन चूक करने वाले बैंकों के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करता है या उनकी आरबीआई की बात नहीं मानता, तब ये ऐसी कार्रवाई की जाती है। केंद्रीय बैंक अनेक प्रकार के ढंग से, ये अपन ये कह सकते हैं, अनेक प्रकार के ढंग से ये इसमें इनका कंट्रोल करती है। तो पहला इसके पॉइंट है, जो बैंक इनके निर्देशों का अनुसरण नहीं करते उन्हें दोबारा बट्टा सुविधाओं से इनकार कर दिया जाता है। कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सीधा एक्शन करती है। जो बैंक अपनी पूंजी और आरक्षण से अधिक सुविधा की मांग करते हैं उनके साथ भी ऐसी नीति का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बैंक दर के अतिरिक्त दंडात्मक दर भी ले सकता है। दोषी संस्था पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है साख का नियंत्रण। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस विधि के अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए साख सुविधाओं की सीमा निर्धारित करता है। अंतिम ऋणदाता के कारण केंद्रीय बैंक उपलब्ध साख को आवेदकों के बीच वितरित करता है। साख का नियंत्रण प्राय निम्नलिखित 4 ढंगों से किया जाता है। केंद्रीय बैंक किसी बैंक को ऋण देने से इनकार कर सकता है। केंद्रीय बैंक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण की राशि को कम कर सकता है। केंद्रीय बैंक साख का कोटा निर्धारण कर सकती है, इससे ज्यादा हम आपको कोटा, आपको फैसिलिटी आपको नहीं देंगे। केंद्रीय बैंक किसी विशेष उद्योग या व्यापार को दिए जाने वाले ऋण की सीमा निर्धारण कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक अनुनय या परामर्श। हाल के ही कुछ वर्षों में केंद्रीय बैंक ने अनुनय को साख नियंत्रण के उपकरण में जोड़ा है या प्रयोग किया है। नैतिक प्रत्यायन एक सामान्य शब्द है जो विविध प्रकार की अनौपचारिक विधियों का वर्णन करता है, जिनका प्रयोग केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए राजी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नैतिक प्रत्यायन निर्देश या प्रचार का रूप ले सकता है। वास्तव में नैतिक प्रत्यायन एक प्रकार का परामर्श होता है। इसमें अनिवार्यता का कोई तत्व नहीं होता। केंद्रीय बैंक साख विस्तार के संकटपूर्ण परिणामों को ध्यान में रखते हुए अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहयोग की आशा रखता है। इस विधि का प्रयोग या प्रभाव केंद्रीय बैंक की प्रतिष्ठा और व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए गए सहयोग पर निर्भर करता है। और अंतिम पॉइंट है प्रचार, पब्लिसिटी। प्रचार एक गुणात्मक तरीका है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें केवल उस नीति के अनुसरण के लिए विवश करना जो अर्थव्यवस्था के हित में है। प्रचार प्राय पत्रिकाओं या अखबारों द्वारा ही होता है। ये कुछ इसमें आरबीआई के मौद्रिक नीति संबंधी पॉइंट थे जो अपने इसमें आज में बात की कि मौद्रिक नीति क्या है और इसके क्या क्या इसके पैरामीटर हैं। ठीक है, तो अपन ये आरबीआई की इसमें बात करेंगे। इसका सवाल एग्जाम में कई बार आता है और आपको इस संदर्भ में आपको पढ़ना है, और जो समझ में नहीं आए तो आप मुझे बोलना, मैं आपको वापस इसमें बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।